बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी इसके दो टॉपिक्स हैं जो कि हैं 1.6 और 1.7। इन दोनों टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जी बच्चों, ओपन कर लें पेज नंबर 14 ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स अच्छे हों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। चेंज इन वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई में रद्दोबदल होना। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम हिस्सा है ज़िंदगी का। अ फॉर्म ऑफ लाइफ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, पानी का जो का इन्हिसार है वो जानदारों के साथ डायरेक्टली है। यानी इनके कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि तमाम जानदार जितने भी हैं उनका पानी से डायरेक्टली ताल्लुक़ इस तरह से है कि उनके बगैर, पानी के बगैर ज़िंदगी का जो वजूद है ना वो नामुमकिन है, क्योंकि हर जानदार के अंदर पानी की जो अवेलेबिलिटी है यानी उनकी बॉडी के अंदर जो पानी मौजूद है वो काफ़ी सारी मिकदार में है। एक्वेटिक लाइफ ऑन अर्थ इज़ 90%। और जैसे कि हमें ये बात भी पता है कि जो समंदरी ज़िंदगी है, अब समंदरी ज़िंदगी से क्या मुराद है, यानी फ़िशेज़ हैं और इसके अलावा क्रोकोडाइल्स हैं, इन सब का जो वजूद है वो अर्थ ज़मीन पर 90% है। यानी 10% जो है वो जानदार हैं जो कि पानी के बाहर रह रहे हैं और 90% वो हैं जो पानी में रह रहे हैं। फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स आर क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड साइकिल, वाटर साइकिल। पौधे, दरख्त, यानी इसके अलावा वेटलैंड्स का मतलब वो जगह है जहाँ पर जो हर टाइम गीली रहती हैं, वो ग्रास लैंड यानी जहाँ पर ग्रास वगैरह मौजूद है, वो तमाम यानी ये तीनों जगहें जो है ये बहुत अहम पार्ट हैं वाटर साइकिल का। कि अगर वाटर साइकिल की हम बात करें तो जो सारा पानी का बनने का अमल है, इसके अलावा जो आबी बुखारात बनकर उड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, वो इन तीनों जगहों की वजह से हो रही हैं। हाउएवर इकोसिस्टम आर इफेक्टेड बाय फ्लड्स एंड ड्राफ्ट, लेकिन क्या है कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे हो रही है, फ्लड, सैलाब की वजह से, ड्राफ्ट यानी कहत साली की वजह से। ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम हैज़ डिस्टर्ब नेचुरल वाटर साइकिल, इंसानी कुछ एक्टिविटीज़ ने जो है इकोसिस्टम के अंदर जो वाटर साइकिल का रोल है वो ख़राब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दी है। द जस्टिफाइड यूज़ ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज वाटर कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, अगर हम तरीके से पानी का इस्तेमाल करें और जितना भी नदी नालों में पानी मौजूद है, सीवरेज का पानी है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, तो जो उसका इन दोनों चीज़ों का जो असर है ना वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव का मतलब यही है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। अगला देखिए, अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन, नए आने वाले मतलब ऑफ स्प्रिंग्स या नए जानदारों का इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, इंट्रोड्यूस्ड स्पीशी आर न्यू ऑर्गेनिजम्स ब्रॉट इनटू द इकोलॉजिकल environment. If introduced species can't adopt to new environment, it will not survive. वो कह रहे हैं जितने भी जानदार हैं वो सारे अपने जो इर्द गिर्द के माहौल है उससे अडॉप्ट करते हैं, उससे चीज़ें हासिल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो अगर नए ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नए जानदार हैं, उनको यही ना पता हो कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक कैसे ज़िंदा रहना है, तो क्या होगा एट द एंड वो जो नए ऑर्गेनिज़म हैं उनकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो मर जाएंगे। However, if that new species find a way to survive, it affects all the species already living there. It may result in death of one and more native species. With the passage of time, ecosystem will reach to a new equilibrium. वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि जानदारों को पता चल जाए कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदा रहना है, किस तरह से खुराक हासिल करनी है, ये तमाम चीज़ों का इल्म अगर उन्हें हो जाए तो डेथ रेशो कम हो जाएगी और जो नए स्पीशीज़ हैं वो इकोसिस्टम में आएंगे। यानी पुरानों की जो ओल्ड स्पीशीज़ हैं, यानी जो जानदार ऐसे हैं जो बूढ़े बहुत ज़्यादा हो गए, उनकी डेथ होने की
बाद जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे, वो जो नए ऑर्गेनिज्म है उनको सारी सर्वाइवल का हिस्सा पता है, तो इससे जो हमारी इकोसिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हंटिंग का। नेचर हैज़ अ डेलिकेट बैलेंस एंड ह्यूमन हंटिंग कैन हैव इम्पैक्ट ऑन दैट नेचुरल बैलेंस। कुदरत ने एक जो है तवाज़ुन कायम किया हुआ है हर जानदार के मुतालिक, लेकिन अगर कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमन हंटिंग यानी शिकार जो इंसान शिकार करते हैं जानवरों का, जानदारों का, उसकी वजह से कुदरती बैलेंस ख़त्म हो रहा है और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ स्पीशी एक्सटेंशन। किसी भी जानदार, किसी भी ख़ास स्पेसिफिक किस्म के जानदार का ख़त्म होने का डर जो है वो इस वजह से अब पैदा हो गया है, क्योंकि अब हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हंटिंग पे कंट्रोल नहीं है। इफ़ अ प्रीडेटर इज़ हंटेड बाय द प्रे will increase in number, the decrease in the size of one population and increase in the other will change the ecosystem greatly। अगर ऐसा हो कि कोई एक स्पेसिफिक स्पीशी या कोई स्पेसिफिक जानदार मुसलसल हंटिंग की वजह से इस यूनिवर्स से, इस अर्थ से ख़त्म हो जाए और जो हंटिंग कर रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि एट द रिज़ल्ट में जो कुदरती बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला टॉपिक है माइग्रेशन का। माइग्रेशन में क्या बताया हुआ है उन्होंने, समटाइम्स एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू गेट बेटर फूड सप्लाई। माइग्रेशन में ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी सेटल्ड पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानदार जितने भी हैं, यानी जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि वो खाना हासिल कर सकें। ख़ुराक की कमी जहाँ पर हो जाती है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो माइग्रेशन है ना, ये भी कभी कभार रिज़ल्ट बन जाती है इकोसिस्टम के अंदर जो तवाज़ुन है उसको ख़राब करने के। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे आ सकते हैं वो बताया हुआ है। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि रीफॉरेस्टेशन। अब रीफॉरेस्टेशन क्या है बच्चों, ये मैं आपको रफली बता देती हूँ कि रीफॉरेस्टेशन क्या है। पौधों को ग्रो करना, यानी अगर आपने एक दरख्त काटा है तो उसके रिजल्ट में आप 2 दरख्त लगाएं, इसे कहते हैं रीफॉरेस्टेशन का अमल। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, रीफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय सम कॉज। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एज ट्रीज डिक्रीजेज टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम द सराउंडिंग नेचर। वो कह रहे हैं रीफॉरेस्टेशन ये है कि दरख्तों का ग्रो करना उस जगह पर जहाँ कभी किसी टाइम पर जो है दरख्त हुआ करते थे, जंगलात हुआ करते थे, उस जगह पर दरख्तों को ग्रो करना। और जंगलात किसी वजह से ख़त्म हो गए थे तो इसलिए उन जंगलात को बहाल करना दोबारा, क्योंकि जो पौधे हैं ये क्या करते हैं, जितनी भी हवा के अंदर जहरीली गैसेस है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि सराउंडिंग की जो नेचर है, जो मतलब हवा है वो प्योर रहे, उसमें पोल्यूशन ना आए। पोल्यूशन को ख़त्म करने के जो एक तरीका ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें। फॉरेस्ट आर नेचुरल कार्बन सिंक बाय रिमूविंग ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एयर। प्लांटेड फॉरेस्ट can reduce global warming. For reforestation is the solution of stopping soil erosion to maintain land quality. Forests support other plants and animal species, thus maintain ecosystem। साथ ही बस वो ये बच्चों यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन सिंक का जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कार्बन सिंक का मतलब ये है कि कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉरेस्ट, और उसके रिजल्ट में जो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हवा में एक मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जितने भी दरख्त हैं, जंगलात हैं, उनके अंदर जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो सारे दरख्त कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके रिज़ल्ट में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह वो जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि फ़ॉरेस्ट ग्रो किए जाएं। इसके अलावा पौधों के लिए और जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दरख्त मौजूद होंगे तो परिंदे उन पर अपना घोंसला बनाकर रह सकेंगे ना। अगर दरख्त ही नहीं होंगे तो फिर यानी परिंदों के लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह करके आप इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज़ द planting of trees on land where there are no forest before. It is a useful way to increase forest land in Pakistan as we have low forest coverage. साथ ही वो बता रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन का मतलब है, फॉरेस्टेशन का, कि दरख्तों को ग्रो करना उन जगहों पर जहाँ पर पहले कभी किसी टाइम में भी जंगलात नहीं हुआ करते थे।
तो उन जगहों पर आपने दरख्तों को ग्रो करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर दरख्त मौजूद हैं या जहाँ पर जंगलात मौजूद हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त ग्रो करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।